ठीक है, पूछता है हमने कभी। लिस्ट डिस्कस कर लिए थे। लिस्ट डिस्कस कर ली थी, बट लिस्ट क्वेश्चंस में भी आती है, तो लिस्ट के एक दो सब्जेक्ट्स है ना, उसको ध्यान में ऐसे रखना। जैसे मुझे लग रहा है कि ये वाला होल्डिंग टुगेदर वाला ये कर लिया है ना हमने, अगला वाला पेज भी। यस मैम। मैम हमने सारे जुडिशरी का स्टेट्स को इम्पोर्टेंस, सारे स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं दिए गए हैं, ये मैंने बताया था कि कुछ नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स है या जम्मू कश्मीर है, उनको ज्यादा पावर दिया गया है, तो हमारा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, सिमेट्रिक फेडरलिज्म नहीं है, समझ गए। सिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो वो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को तो छोड़ दो, बट जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, यानी 28 स्टेट अगर है तो 28 स्टेट की बराबर पावर है। हमारी कंट्री में ऐसा है क्या? उतनी पावर है क्या हमारे पास जितनी जम्मू एंड कश्मीर के पास में थी 370 की वजह से? नहीं है ना, उनके पास ज्यादा पावर है। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट को एक्स्ट्रा पावर दी गई है बिकॉज वो अलग अलग डील के थ्रू इंडिया में इंक्लूड हुए हैं, समझ गए। कुछ स्टेट्स इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं, और कुछ स्टेट्स है बेचारे जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, ये बिहार, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले, समझ गए। नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है, या फिर नॉर्थ में जो जम्मू एंड कश्मीर, अभी तो यूनियन टेरिटरी बन गया, पर उसके पहले उसकी जो स्टेटहुड है उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स थी। हमारे यहाँ का जो फेडरलिज्म है वो सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब सबके पास इक्वल पावर नहीं है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। इसी वजह से हम अपने आप के फेडरलिज्म को बोलते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। इतना ही पूछेगा और इतना ही पता होना चाहिए एक नंबर में, समझ गए। फेडरलिज्म में घुस के कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि नॉर्थ ईस्ट में किसके पास कितनी पावर है, इतना तो वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इतना हमने जान लिया कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी जो फेडरलिज्म है वो किस वजह से है। बोलोगे कैसे पता फेडरलिज्म है? पता है, इतने सारे फीचर्स पता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है ना कि डिवीजन ऑफ पावर है कि नहीं। फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही होता है कि स्टेट्स की अलग पावर है, सेंटर की अलग पावर है, और वो पावर का बेसिस क्या है? लिस्ट। स्टेट अपने लिस्ट के सब्जेक्ट में काम करता है, यूनियन अपने लिस्ट के सब्जेक्ट में काम करता है। तो ये लिस्ट में जो सब्जेक्ट है ना, ये हो गए, ये लिखा हुआ है फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी, इनको रट लेना है, क्योंकि पूछेगा यूनियन लिस्ट के 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के नाम लिखो, तो यहाँ में से करना है। स्टेट लिस्ट में भी सेम चीज करनी है। स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट हैं, आई थिंक right now it is having nearly 61 सब्जेक्ट, आई एम नॉट रॉन्ग। यूनियन वाले में 100 से 100 और या 101 सब्जेक्ट है। इसमें से 2-4 रट लेने हैं, ये फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, समझ गए। तो ऐसे पूछते हैं एक नंबर में 2 बताओ, 3 बताओ, वो इसमें से आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के फीचर, इंडिया का टाइप कैसा है, कमिंग टुगेदर है, होल्डिंग टुगेदर है, ठीक है। इंडिया के क्या फेडरलिज्म के फीचर है, यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है, इतने हाँ मैम जो फॉरेस्ट, ट्रेड एंड मैम मैरिज एडॉप्शन बोला था मैम, वो किसके पार्ट है? स्टेट, ये लिखा है ना यहाँ। मैम पर इसमें दे रखे कॉन्करेंट लिस्ट के पार्ट है। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का पार्ट है, और एक मिनट रुको मैं बताती हूँ। स्टेट लिस्ट में पार्ट है ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, उसके अलावा फैमिली, मैरिज, आई थिंक ये कॉन्करेंट में होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड यूनियन, मैरिज एंड अडॉप्शन ये होना है, ये कॉन्करेंट का ऑप्शन है। ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सही कह रहे हो, ये कॉन्करेंट है, क्योंकि मैरिज में भी गवर्नमेंट दोनों ही एक्ट बनाती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, और फॉरेस्ट भी दोनों में आता है, ट्रेड, हाँ ठीक है, मैंने गलत लिस्ट बता दी, सॉरी। तो तीनों के देख लेना, ठीक है। हमारी बुक में यहाँ दिया हुआ है, तीनों के 3 सब्जेक्ट तुमको याद करके खुद अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये नोट्स है तुम्हारे को, ये अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिखना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं हाउ द फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। ये देखो, ये इंडिया का 1947 का है। इतना हमें डिटेल में वैसे तो नहीं जानना, हटाओ, अभी इसको नहीं देखते। अगला क्वेश्चन है हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। इसमें से वैसे प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, केवल ये चीज है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या होते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या है, देखो जब इंडिया नया नया बना तो जवाहरलाल नेहरू है वो बहुत ही ज्यादा, कोई पता है कि थोड़े थेरेटिकल वाले इंसान ज्यादा थे,
प्रैक्टिकल वाले कम थे। तो उनकी जो थ्योरी थी उसमें ये था कि हिंदी चीनी भाई भाई, सर्वधर्म समभाव, सारे जो लैंग्वेज वाले लोग हैं वो एक साथ रहेंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कभी झगड़ा नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम भी भाई बहन की तरह रहेंगे। बट रियलिटी में ऐसा कभी हुआ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आजादी के तुरंत बाद ही लैंग्वेज के बेसिस पे डिमांड होने लगी स्टेट्स की। मतलब सारे जो लोकल लोग थे वो अपने एक ही साथ रहना चाहते थे। आसामीज एक साथ रहना चाहते थे, उड़िया एक साथ रहना चाहते थे, कन्नड़ा एक साथ रहना चाहते थे, ये सारे लोग रहना चाहते थे। तो इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक, यानी लैंग्वेज के बेसिस पर कोई अगर डिमांड करे, मराठी बोले हमको महाराष्ट्र दे दो, कन्नड़ा बोले हमको कर्नाटका दे दो, गुजराती बोले हमको गुजरात दे दो, ठीक है, तेलुगु बोले हमको आंध्रा दे दो, इस तरह से चलता था वहां। ठीक है, तमिल वाले बोले तमिलनाडु दे दो, मलयालम बोले केरला दे दो, या उड़ीसा दे दो, बंगाल बांग्ला दे दो। तो अभी अगर देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हमारी कंट्री में स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज के बेसिस पे हो चुका है कि नहीं? पता है ना? देख, उनके ही पता चल रहा है, आसामीज रहते हैं आसाम में, है कि नहीं? और जितने हिंदी भाषी लोग हैं, यानी जो हिंदी बोलते हैं, वो रहते हैं बिहार में, यूपी में, एमपी में, क्योंकि हम तीनों लोग सेम ही लैंग्वेज बोलते हैं। पंजाबी पंजाब में रह रहे हैं, हरियाणवी हरियाणा में, लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। बट इनिशियली दिस वाज नॉट द क्राइटेरिया जो सोचा गया था। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो डिमांड है वो 1947 के बाद शुरू हुई। पहले तो आजादी में ले ली, आजादी लेने के बाद ये डिमांड शुरू हुई। ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि फेडरलिज्म एक्चुअली लैंग्वेज, उसके लिए कोई, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया, तो क्या ये फेडरलिज्म का अच्छा फीचर है या नहीं? लेट्स सी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कोई बात लिख दो, फेडरलिज्म चलेगा, सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम बढ़िया चल जाएगा। भाई हमने तो अब सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है, तो अब तो फेडरलिज्म एकदम वर्ल्ड क्लास फेडरलिज्म है, ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। If the federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid constitutional provision. अगर हम एक अच्छा फेडरलिज्म है, जो कि हम हैं, जो कि क्योंकि हम सक्सेसफुल हैं, हमारी कंट्री फेल नहीं हुई है, वरना सिविल वॉर भी हो सकता था, कंट्री 10-15 और कंट्रीज में कन्वर्ट हो सकती थी। ये सब नहीं हुआ तो मतलब हम बच गए, 70-80 सालों के बाद में भी जैसे तैसे एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, तो हम सक्सेसफुल हैं। समझ गए? जो हम सक्सेसफुल हुए हैं वो केवल इस वजह से नहीं हुए हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बहुत बढ़िया बनाया है, सही बात है। रियल सक्सेस इसलिए है क्योंकि जो हमारा डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक रही है, यानी हम दूसरे की बात को भी एकोमोडेट करते हैं। मेजोरिटी माइनॉरिटी को साइलेंस नहीं कर रही है, सिमिलरली माइनॉरिटी विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करती इंडिया में, वो भी बराबर अपना राइट बोलते हैं, ठीक है। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, desire for living, ये सब हम अपनी कंट्री में प्रैक्टिस करते हैं। वही जो हमेशा बोलते हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक दूसरे के घर परिवार, जिम्मेदारी और हर चीज की इज्जत करते हैं ना, रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन, किसी को किसी चीज की, किसी को ऐसा नहीं है कि छोटा बड़ा ट्रीट करते हैं, ये सब हमारे यहाँ हम लोग नहीं करते, इसीलिए हम लोग एकदम सही लोग हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करें, creation of linguistic state was the first and the major test of the democratic politics. अरे हमने अपनी पॉलिटिक्स को बहुत डेमोक्रेटिक समझा, लेकिन फिर उसके बीच में आया बहुत ही बड़ा चैलेंज ये है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये कि हम लोग सोच रहे थे कि आजादी के बाद हम रहेंगे आराम से, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया सबने देखा हुआ है, 28 स्टेट वाला, किसी को पता नहीं है, जो सबको, सॉरी किसी को पता नहीं है, सबको पता है। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ने अपनी जर्नी 1947 से शुरू करी और 2019 जब ये बुक का एडिशन होगा, यू विल सरप्राइज द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। जो पुराने स्टेट थे वो खत्म हो गए हैं, नए नए स्टेट बनाए गए हैं। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि जो इंडिया का प्रेजेंट मैप है वो हमेशा से वैसी था? नहीं था। उत्तराखंड तो अभी 2002 में ही बना है नया स्टेट, समझ गए? अभी 2-3-4 साल पहले तेलंगाना नया स्टेट बना है कि नहीं? तो हमारे जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है वो धीरे धीरे करके चेंज होता है। कैसे? पुराने स्टेट जो है उनको हटा दिया गया, यानी ब्रिटिशर्स अलग तरह के बाउंड्रीज बना के गए थे, हमने अपने स्टेट्स को अलग तरह की बाउंड्रीज में रीऑर्गेनाइज किया, यानी करेंटली एक स्टेट की बाउंड्री दूसरे स्टेट पे जहां खत्म होती है वो हमने बनाया, ब्रिटिशर्स का नहीं है। ब्रिटिशर्स पूरा इंडिया का एक अकेला मैप बना के गए थे। लॉर्ड डलहौजी का ये इंडिया है जो हमारा प्रेजेंट मैप है, पूरी आउटर बाउंड्री, लेकिन इनर बाउंड्रीज ऑलमोस्ट हम ही ने करा है। तो इन 1947 बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट को चेंज कर दिया गया और नए स्टेट्स को बनाया गया। ऐसा इसीलिए किया गया कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रह सके।
Some states were created not on the basis of language but to recognize the difference based on the culture, ethnicity और geography. ठीक है, ऐसे कुछ स्टेट्स है जिनको नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सारे स्टेट्स को हमने धीरे धीरे करके चेंज किया. अभी हुआ, कैसे हुआ, अगर इन्होंने इसमें लिखा होगा तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज फिर हम ऐसे आगे ही चलते हैं. ठीक है, हाँ, तो अब इन्होंने बताया है some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. अब हुआ क्या, तो बताया है तो बता देती हूँ. जवाहरलाल नेहरू ने जब सोचा था कि हमारी जो कंट्री है उसमें क्या किया, उन्होंने गुजराती स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग को एक ही में रख दिया महाराष्ट्र में. ठीक है, सब एक ही जगह रख दिया. वैसे तेलुगु और कन्नड़ा स्पीकिंग एक साथ रख दिया. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये लड़ने लगे आपस में. उसमें आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस के ही नेता थे, उनका नाम था सीतारामू करके है. ठीक है, तो पोती सीतारामू करके उनका, पोती श्रीरामलू करके उनका नाम है. वो कांग्रेस के लीडर थे. तो उन्होंने क्या किया, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए. अगर आप हमें लैंग्वेज के बेसिस पर आंध्रा नहीं देंगे, यानी तेलुगु वाले सारे जहां रहेंगे उस स्टेट का नाम आंध्र प्रदेश होगा, हमको अलग से चाहिए, हमारा बाउंड्री डिसाइड कर दो, हम उसके अंदर रहेंगे. ये जब उन्होंने, ये पहली डिमांड थी. अभी कांग्रेस को डर ये था कि अगर हमने पहली डिमांड मान ली तो बाकी और भी लोग यही करना शुरू करेंगे, गुजराती करेंगे, फिर मराठी करेंगे, फिर तमिल करेंगे, हम किस किस को मना करेंगे. वो डरने लगे कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंट्री का. एक तो जैसे तैसे 200-250 साल के बाद आजादी मिली, जैसे तैसे करके ढेर सारी यूनियन टेरिटरीज, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को जैसे तैसे एग्रीमेंट करके इंडिया में ज्वाइन होने के लिए हमने कन्विंस कर लिया. आधे लोग तो इंडिया में आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जब छोड़ के गए कंट्री तो उन्होंने बोला जिसको जहां जाना है जाओ, जिसको इंडिया रहना है इंडिया रहो, जिसको पाकिस्तान रहना है पाकिस्तान रहो, सारे प्रिंसली स्टेट्स, राजा महाराजाओं से उन्होंने ये कह दिया. तो बहुत मुश्किल था इंडिया को बनाना. इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, तुम सबने नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और पूरी कंट्री में सारे लोग, जितने भी लोग इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन सबके साथ उन्होंने साइन वाइन किया और इंडिया में लेके आए. अभी लेके आए 1947 तक, और आते आते इतना सब नौटंकी हो गया 2-3 साल में. हमको फिर से लैंग्वेज के बेसिस पे नया स्टेट चाहिए. जो लीडर्स थे वो डर रहे थे कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंट्री का. यहाँ तक सोच रहे थे कि कंट्री हो सकता है बंटवारा फिर से हो जाए. अभी अभी पाकिस्तान बना है, 8-10 कंट्री और बनानी पड़ेगी. स्टेट गवर्नमेंट ने वो डिमांड नहीं मानी. वो पोतरी श्रीरामुलु की डिमांड उन्होंने खारिज कर दी. बहुत डर रहे थे, वजह डर ही थी, रही होगी. फिर क्या हुआ, वो बैठे बैठे हंगर स्ट्राइक पे मर गए. पोती श्रीरामुलु जी निपट गए. जब वो निपट गए 70 डेज के स्ट्राइक के बाद, आंध्र प्रदेश में दंगे शुरू हो गए. और दंगे को कवर करने के लिए, इसे बोलते हैं बैड पॉलिटिक्स. कांग्रेस का नाम ऐसे ही नहीं बर्बाद है, इनकी हरकतें भी उतनी ही बर्बाद है. वहां पर क्या है, दंगे शुरू हो गए. दंगे शुरू होने के बाद में तब इनको डर था कि अगर दंगे शुरू होंगे तो पूरी कंट्री में दंगे शुरू हो जाएंगे, तो इसे कंट्री का बंटवारा हो जाएगा. तो उसमें भी बंटवारा, इसमें भी बंटवारा. उस केस में उन्होंने आंध्र प्रदेश को फाइनली दे दिया कि चलो ठीक है, ले जाओ तुमको. आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे बना दिया. अभी तो बस देरी है. अभी तो यही होगा ना, उसको दिया तो मेरे को क्यों नहीं, जो घर में होता है. वही कंट्री में भी होने लगा कि आंध्र प्रदेश को दे दिया, तेलुगु वालों को आंध्रा, तो फिर तमिल वालों को तमिलनाडु क्यों नहीं दोगे, महाराष्ट्र वालों को महाराष्ट्र क्यों नहीं दोगे, कन्नड़ा वालों को कर्नाटका क्यों नहीं दोगे. क्यों नहीं देते 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 एक कमीशन में ठाई गई, नाम नहीं जानना है. उन्होंने फिर फाइनली रिकॉग्नाइज कर लिया, भैया कि लैंग्वेज को क्राइटेरिया बनाओ, और जो जिस स्टेट में जो भाषा बोलता है उसको वहां पे सेट कर दो. और फिर अभी प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप बन गया. समझ गए, सारे स्टेट नहीं है जो लैंग्वेज के बेसिस पे बने हैं, लैंग्वेज इज अ क्राइटेरिया. ठीक है, जिस बेसिस पे स्टेट्स को फिर डिवाइड किया जाने लगा. लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, ऐसे तो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी बड़ी ही टॉलरेंट है, हम सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं. किसी, अभी इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज भी इसी वजह से नहीं है, मदर टंग. ठीक है, मदर टंग हमारी हिंदी भाषी लोगों की रही है, बट कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो हिंदी नहीं बोलते. अभी पता चल गया ना, कन्नड़ा कन्नड़ा बोलते हैं, कर्नाटका वाले कन्नड़ा बोलते हैं, वो उन सबका मदर टंग अलग है. हिंदी भाषी नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा रहते हैं, इसीलिए ये सोचना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये रॉन्ग है. ठीक है, इट वुड बी लाइक एन एलियन और थर्ड लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस प्रॉपरली करानी पड़ेगी. क्योंकि साउथ के स्टेट्स में पहले तो कुछ कुछ स्टेट्स में 5th तक कंपलसरी भी थी हिंदी, अब तो वो भी नहीं है. ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स बेसिक एजुकेशन में भी हिंदी नहीं पढ़ते हैं, जो हमें लगता है कि बहुत नॉर्मल चीज है. इसीलिए इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि इतने लोगों को हिंदी आती ही नहीं. यहाँ सेकेंड टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी.
अभी अगला एक वो वाला टेस्ट निकल गया। अभी ये तुमसे पूछा, ये सारा क्या पढ़ रहे हो? अभी इसके पहले तो वो पढ़ा ना तुमने, लिंग्विस्टिक स्टेट्स पढ़ा, अगला पढ़ रहे हो लैंग्वेज पॉलिसी। ये सारे चैलेंजेस हैं। ये क्या हैं? चैलेंजेस। किस चीज के चैलेंजेस? ये जो फेडरलिज्म हम लेके बैठे हैं उसके चैलेंजेस हैं। कितनी दिक्कतें आई इस फेडरलिज्म में, क्या क्या प्रॉब्लम करनी पड़ी। तो पहली प्रॉब्लम तो लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट मांग रहे थे, तो डर लग रहा था कि ये जो हमारा यूनिटरी स्टाइल का फेडरलिज्म है ये कहीं अमेरिकन स्टाइल ना हो जाए, सब निकल ही ना ले यहाँ से, ठीक है। लेकिन जैसे तैसे उसको बचाया गया। अगला प्रॉब्लम लैंग्वेज का था। सेकेंड टेस्ट है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को नेशनल लैंग्वेज माना नहीं। वो लोग अक्लमंद लोग थे, पता था कि बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। मतलब आप जो कोर्ट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो पन्ने वन्ने चलते हैं ना, ऑर्डर है, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, तो ये सारी चीजें हिंदी में निकलती है इंडिया में, ठीक है। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 40%, 50 की भी नहीं है। केवल 40% लोग इंडिया में हिंदी बोलते हैं, 60% लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। इसीलिए फिर चाहो या ना चाहो जो बाकी लैंग्वेजेस थी उनको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ा। मिला के जब गिनी गई तो निकली 21। कितनी? 21। अभी टोटल है 22। तो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज को दर्जा दिया गया लैंग्वेजेस का, यानी इतनी लैंग्वेज इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। इतना हमें आप कुछ कुछ भी पढ़ लो, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी लैंग्वेजेस इंडिया हमारा रिकॉग्नाइज करता है, उसमें सब आएगा, कन्नड़ा, तमिल, ऐसे करोगे ना, संथाली वंथाली ढेर सारी लैंग्वेज मिला के बनती है 22। तो 22 लैंग्वेजेस का दर्जा कॉन्स्टिट्यूशन में है। इतनी तो ऑफिशियल है हमारी। मतलब इन 22 में से किसी भी लैंग्वेज में किसी भी स्टेट में स्टेट असेंबली चल सकती है, यानी बांग्ला वाले अपनी असेंबली में बांग्ला में ही बात करते हैं, क्योंकि वो 22 में से एक है, ठीक है। उसी तरह मणिपुरी वाले मणिपुरी में अपने स्टेट असेंबली में बात करते हैं, ना वो हिंदी में करते हैं ना वो इंग्लिश में करते हैं। तमिलनाडु वाले अपनी स्टेट असेंबली में तमिल में बात करते हैं। हम लोगों को क्या लगता है पार्लियामेंट में सब हिंदी में बात करते हैं, तो पूरे इंडिया में सब हिंदी में ही बात करते होंगे? ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट में लोग अलग, उनकी टेक्स्ट बुक्स भी तमिल में छपती है, सब अलग है उनका, ठीक है। इसीलिए हम फेडरल कहे जाने चाहिए, और हमें फेडरल होना भी चाहिए, बिकॉज हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, समझ गए। सिंपल सी बात है। तो ये 22 लैंग्वेज मिल गई हमको। क्या हुआ? A candidate in an examination conducted in a central government position may opt to take these examination in any of these language। तो ये लैंग्वेज क्यों ली गई? क्योंकि ऐसा है कि अभी अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, सारे स्टेट के बच्चे अलग अलग लैंग्वेज से पढ़े हुए हैं। अगर सब लोग कन्नड़ा ही बोलते हैं तो वो बच्चा हिंदी जाने बहुत मुश्किल है, सही बात है। वो बच्चा आगे जाकर के 10th का एग्जाम हिंदी में कैसे देगा, 12th का एग्जाम हिंदी में कैसे देगा? तो सीबीएसई को इंट्रोड्यूस किया गया, और सीबीएसई ने ही इंडिया को यूनाइट किया है। द वेरी फाउंडेशन, ये सोचना कि इंग्लिश ने इंडिया को डिसयूनाइट किया है, ये गलत है। इंग्लिश ने इंडिया को यूनाइट किया है, बिकॉज इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज जो नॉर्थ इंडियन को भी आती है, साउथ इंडियन को भी आती है। ना हमें उनकी तमिल आती है ना उन्हें हमारी हिंदी आती है, समझ गए। सीधी सी बात है। क्या किया जाने लगा कि ये 22 लैंग्वेज में बहुत सारे पेपर्स हैं जो सब लैंग्वेजेस में छपते हैं। मतलब आप सेम कंटेंट को चाहो तो बांग्ला में पेपर अपना दो, चाहो तो तमिल में पेपर दो, आपकी मर्जी और आपके स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी। कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है वो, समझ गए। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में पर्चा छापे, तुम जाकर के उसमें अपना पेपर दे दो। उसी तरह जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सारी लैंग्वेजेस में एग्जाम देना अलाउड है, ठीक है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी में भी इन एग्जाम में किसी भी एक लैंग्वेज में आप पेपर अपना ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं कि मुझे कन्नड़ा ही आती है, तो कन्नड़ा इज एन ऑप्शन फॉर यूपीएससी कि आप कन्नड़ा से यूपीएससी क्लियर कर लो, आपको जरूरी नहीं है केमिस्ट्री से ही क्लियर करना है, समझ गए। तो कन्नड़ा हिंदी लिटरेचर होता है ना, जैसे वैसे ही कन्नड़ा लिटरेचर होता है। तो प्रॉपरली 22 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं, जैसे हम हिंदी के साथ जी रहे हैं। बशर्ते एक और लैंग्वेज आनी चाहिए, तो आजकल मोस्टली लोगों को इंग्लिश आती होती है, ठीक है, ताकि जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं वो इंग्लिश में भी दिए जा सकें। हमारे यहाँ बोर्ड पेपर हिंदी और इंग्लिश में छपता है, तमिलनाडु में बोर्ड पेपर इंग्लिश और तमिल में छपता है, समझ गए हो ना। ठीक है, आगे। मैम लेकिन सीबीएसई के एग्जाम्स लेना कंपलसरी नहीं होता, मतलब आप अपना स्टेट बोर्ड में भी ऑप्ट कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड भी आप कर सकते हैं। सीबीएसई में तो इंग्लिश चलती है, तो सीबीएसई नॉर्मली सीबीएसई के स्कूल ही इंग्लिश मीडियम है ना, इसीलिए तो रखे है सीबीएसई ने, समझ गए। सीबीएसई के स्कूल्स में मोस्टली इंग्लिश की ऑप्ट होती है, वो कन्वेंशन बन गया, लेकिन लॉ नहीं है, समझ गए।
कन्वेंशन का पार्ट है, कन्वेंशन एक अलग चीज है कि सब वही काम कर रहे हैं, बट अभी पूछोगे लॉ में अलाउड है कि नहीं, तो लॉ में ये पूरा 22 लैंग्वेज अलाउड है, जो पढ़ना है पढ़ो, इसमें पढ़ना है पढ़ो, साइंस इसमें पढ़ना है उसमें पढ़ो, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा है, सीबीएसई की वजह से सारे सीबीएसई स्कूल्स इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, तो सारे बच्चे यूनिफॉर्म हो गए हैं, चाहे वो तमिलनाडु में पढ़े या यूपी में पढ़े, सिंस सारी बुक्स वो इंग्लिश में ही पढ़ रहा है। दोनों ने ही अपनी मदर टंग छोड़ दी ना, एक ने हिंदी छोड़ दी, एक ने तमिल छोड़ दी, दोनों तीसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो वो इजी है compete करना आपस में। वरना कभी कॉपी चेक करने वाला भी स्टेट की, हर एक स्टेट का ही टीचर चेक कर पाएगा, वो अपने स्टेट के बच्चे को ज्यादा नंबर दे देगा, था वो सीबीएसई का पेपर, लेकिन तमिल वालों को ज्यादा नंबर दे दिया उसने टॉप कराने के चक्कर में, यूपी वालों को पीछे करने के चक्कर में, है कि नहीं। इस तरह की चीजें भी हो सकती थी, इसीलिए कॉमन पैटर्न ले लिया सीबीएसई ने, हटाओ इंग्लिश पढ़ाओ सबको। मैम पर जैसे 22 ऐसी लैंग्वेजेस है जिससे हम ऑप्ट कर सकते हैं, मैम इसका मतलब अगर कोई लेट्स से जम्मू कश्मीर में बैठा है मैम, तब भी अगर वो सीबीएसई एग्जाम देगा तो तमिल के लिए ऑप्ट कर सकता है? हाँ कर सकता है, अगर उसे आती है तो। इससे अच्छी बात क्या होगी मतलब इंडिया के लिए, जम्मू एंड कश्मीर वाला तमिल पढ़ ले, ठीक है। लेकिन हर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, तो सिंस 40% लोग, समझ रहे हो, 40% लोग हिंदी बोलते हैं, जो कि कंसीडरेबल बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है, क्योंकि टोटल लैंग्वेजेस तो बेटा 22 हैं, 22 में से एक लैंग्वेज 40% लोग बोलते हैं, तो यानी बची हुई 21 लैंग्वेजेस ही बोलते हैं 60% लोग। कोई भी और दूसरी कम्युनिटी नहीं है जो इतनी बड़ी हिंदी लैंग्वेज बोलती हो। तो अगर कोई एक लैंग्वेज है जिसको हमें नेशनल लैंग्वेज कभी भी डिक्लेयर करना चाहिए, तो कौन सी हो सकती है इंग्लिश के अलावा? हिंदी ही हो सकती है। ऑफिशियल हमने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया था, तो हमने अपने लिए ये विजन रखा था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम सारे स्टेट्स में हिंदी को इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबको हिंदी आने लगेगी, तो हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ नेशनल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर देंगे कि सबको आती है। बट हो गया उल्टा, अब पढ़ने लगे इंग्लिश, ठीक है, ओके। एंड मैम आई गेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से तो अब और भी इजी हो गया कि लोग अपने स्टेट की लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज्यादा बेटर है, बिकॉज एनीवे सारे स्टेट्स बहुत ज्यादा चीजें करते हैं, स्टेट्स के हाथ में जितनी भी चीजें अपनी जॉब प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्कूल्स के में सीट्स बचाने के लिए, समझ रहे हो, अपनी अपनी कॉलेजेस में सीट्स बचाने के लिए वो हर लेवल का रिजर्वेशन देते हैं। तमिलनाडु ने 70% रिजर्वेशन दिया हुआ था, 70%, यानी केवल 30% जनरल की कैटेगरी की सीट्स थी, जो कि तब भी वो वैलिड ही माना गया, कोर्ट में चैलेंज हुआ, बाद में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, फिर कुछ और तरीके से लगाते रहे वो। इसी तरह नीट के पेपर में भी वो करते हैं, क्योंकि हर एक चीज के दो एग्जाम होते हैं ना, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नीट होता है, एक स्टेट का अपना खुद का भी मेडिकल एग्जाम होता था पहले, ठीक है। उसमें भी उन्होंने सारी रिजर्वेशन अपने यहाँ के बच्चों को ही दे देते थे। वैसे ही दिल्ली में भी होता है, जो दिल्ली का रेजिडेंट होता है डीटीयू में, उसकी सीट ऑलरेडी रिजर्व रहती है। तो जब इस तरह की चीजें करनी ही है, तो इस फायदा क्या है, तो तुम अल्टीमेटली यही करना चाह रहे हो ना कि हमारे स्टेट के बच्चे हमारे यहाँ ही पढ़े। तो उस चक्कर में धीरे धीरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, क्योंकि वो जब अपने स्टेट के बच्चे खुद ही पढ़ाओगे तो कंपटीशन हो नहीं पाएगा। बाहर का बच्चा अच्छा होगा, बट उसको फॉर एग्जाम्पल यूपी में 20 करोड़ लोग रहते हैं, तमिलनाडु में 1 करोड़ लोग रहते हैं, सीट तमिलनाडु और यूपी की बराबर निकली मेडिकल की, तमिलनाडु में बच्चे को कम पढ़ना पड़ा, क्योंकि कंपटीशन 1 ही करोड़ लोग के बीच में है कि नहीं, और रिजर्वेशन भी दे दिया है उन्होंने, तो सीट बाहर वाले को मिलेगी ही नहीं। यूपी में बेचारा 20 करोड़ लोग रहते हैं, तो बच्चे ने ज्यादा पढ़ा तब भी यूपी का सीट नहीं निकाल पाया, क्योंकि यूपी में सीट लिमिटेड थी, और दूसरे स्टेट का उसको मिला नहीं, क्योंकि उस स्टेट में रिजर्वेशन है। तो इस चक्कर में बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं वो बहुत जगह पे रह जाते हैं। इसीलिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत है, पूरे कंट्री के बच्चों का इकट्ठा एग्जाम हो, पूरा इकट्ठा एक नॉर्मल एजुकेशन पॉलिसी हो, तो अब क्या होगा, एक ही पेपर होगा, हर लैंग्वेज में होगा, पढ़ो। सेम क्वेश्चन तुम भी अटेम्प्ट करोगे, सेम क्वेश्चन तमिलनाडु वाला बच्चा भी अटेम्प्ट करेगा, बस लैंग्वेज अलग होगी। वो अटेम्प्ट करेगा तमिल में, तुम करोगे हिंदी में, लेकिन उससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विजन है। वरना वो लोग अपना अलग पेपर बना रहे थे, अपना अलग स्कूल भी लेके बैठे हैं, अपना अलग जॉब भी लेके बैठे हैं, सब कुछ अपना पर्सनल कर रहे हैं। सेंटर वाले जो चीजें हैं, सीबीएसई, जेई या पीएमटी, पर उन्हीं में कंपटीशन हो रहा है। लोकल जॉब्स में कोई कंपटीशन ही नहीं, क्योंकि वो सब उन्होंने अपने लिए ले रखी है, समझ गए। चलो भाई, आई थिंक फेडरलिज्म का दूसरा चैलेंज भी तुम लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ऐसा ही हुआ था Yes, कुछ कुछ ma'am. इंडिया में भी, कि मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द इंग्लिश का जो यूज है वो कंटिन्यू रहना चाहिए।
जब हम लोग आजाद हुए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि 15 साल के लिए इंग्लिश रखेंगे और 15 साल के बाद धीरे धीरे हिंदी इंट्रोड्यूस कर देंगे। 1965 में इंग्लिश का ऑफिशियल यूज जो है वो स्टॉप होना था, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब 1965 आया तब तक किसी को हिंदी आ ही नहीं पाई। 15 साल बहुत ही कम टाइम होता है। लोगों ने ये डिमांड किया कि फिर से इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू रखो, फिर से इंग्लिश का यूज कंटिन्यू रहा और वो आज तक इंग्लिश का यूज चल ही रहा है, कोई बंद नहीं हुआ। ठीक है, आगे सेंटर स्टेट रिलेशन। तो अगला जो प्रॉब्लम आया फेडरलिज्म में जो हमने बड़ा किया, ये देखो इसमें कुछ है नहीं लैंग्वेज पॉलिसी में। लैंग्वेज पॉलिसी में केवल इतना सा ही है कि इंडिया कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, 22 लैंग्वेजेस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, कोई नेशनल लैंग्वेज का दर्जा किसी को दिया नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हम प्रमोट करेंगे, किसको प्रमोट करेंगे, हिंदी को, तो हिंदी को प्रमोट करेंगे ऐसा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कर अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए इंग्लिश ही चल रही है, हिंदी अभी उतना लेवल पे यूज नहीं हो रहा। सेंटर स्टेट रिलेशंस, अगला जो चैलेंज है फेडरलिज्म का वो ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। ठीक है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेरे को हम लोगों ने साफ साफ पढ़ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाले लिख के गए हैं कि स्टेट वाले जो हैं वो सब्सिडरी नहीं है सेंटर के, इनका एग्जिस्टेंस अलग है, इनको स्टेट लिस्ट दिया गया है, ये मर्सी पर नहीं है, अलग लोग हैं, इनके पावर अलग है, जुरिस्डिक्शन भी अलग है, सब चीज बोल के गए हैं। लेकिन होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअल उतना राइट इंजॉय कर नहीं पाती है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि स्टेट की जो पावर है उसको अंडरमाइन कर दिया जाता है। ठीक है, सीधे यहां से पढ़ते हैं। अब एक कैसे हुआ, थ्योरी में तो लिख दिया सब बराबर है, प्रैक्टिकल में क्या हुआ, जो मान लो सेंटर गवर्नमेंट कांग्रेस की है, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, अभी कांग्रेस और बीजेपी की तो बनती नहीं आपस में, स्टेट गवर्नमेंट मान लो फॉर एग्जांपल यूपी की बात करते हैं, यूपी में पहले बीजेपी छोटी पार्टी थी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी थी, हमेशा जो 5 साल का इलेक्शन सेंटर गवर्नमेंट का होता था वो कांग्रेस ही जीतती थी। अभी भी कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस के पास सेंट्रल लिस्ट में 100 सब्जेक्ट, रेजिडोरी के सब्जेक्ट, कॉन्करेंट के सब्जेक्ट, ढेर सारे 200-250 सब्जेक्ट में से 150 से 200 सब्जेक्ट तो वो लेके बैठे हुए हैं। अभी ऐसा भी सारा टैक्स वैक्स का उन्हीं के पास जाता है, यही सिस्टम है ना इंडिया में, जितना पैसा जमा करते हो ऑलमोस्ट सारा पैसा सेंटर के पूल में जाता है, फिर सेंटर फाइनेंस कमीशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करता है वो सारे स्टेट्स को, समझ गए, देता है स्टेट्स को पैसे, ये लो खर्चा करो, सब रेवेन्यू इस तरह डिसाइड होता है इंडिया में। अभी सेंटर गवर्नमेंट कांग्रेस की है, उसकी सेंटर पे गवर्नमेंट है कांग्रेस की, इंडिया में है टोटल 28 स्टेट, 28 स्टेट में लेट अस सपोज 14 स्टेट असेंबली, 14 स्टेट असेंबलीज में भी कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है, में कर्नाटका, केरला, समझ गए, तो उसको तो वो ग्रांट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, क्योंकि वहां सेंटर स्टेट गवर्नमेंट भी उनकी अपनी ही बनी हुई है। लेकिन फिर आ गए यूपी वाले, बिहार वाले, जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो ग्रांट मांग रहे हैं और ये पैसा नहीं दे रहे हैं, मतलब मना नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, आएगा कल आएगा परसों आएगा 500 साल के बाद आएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर वही हाल हो जाएगा जो अभी ऑक्सीजन सिलेंडर में केजरीवाल का हुआ था, टीवी पर आके बोल रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रक रोक लिया ऑक्सीजन के, समझ गए। तो जब अलग अलग पार्टी के लोग सेंटर पे बैठते हैं, स्टेट पे बैठते हैं, तो वो जानबूझ के एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ताकि अगली बार इसकी सरकार गिर जाए, क्योंकि जब वो तुम पैसा नहीं दोगे तो स्टेट में काम नहीं होगा, तो स्टेट के लोग गुस्सा हो जाएंगे, तो वो अगले इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, ऐसे तो चलती है पॉलिटिक्स। इस तरह से स्टेट्स की ऑटोनॉमी को छीनने की कोशिश सेंटर करता रहता है, क्योंकि सेंटर ज्यादा पावरफुल है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेंटर ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ज्यादा पावर उसी को दे दी गई है कि नहीं। स्टेट्स का अपना एग्जिस्टेंस है, वो मर्सी पर नहीं है, बट फिर भी पावर तो ज्यादा सेंटर के ही पास में है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया हुआ है। उस केस में सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को बहुत बार ऐसा लगता है कि उनकी पावर को अंडरमाइन, यानी उनको छोटा समझा जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, बीच बीच में एक तो वो काम करती है जो अभी बोला है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू नहीं करते अच्छे से, या वो कुछ और गड़बड़ करते हैं, फिर क्या करते हैं टाइम टाइम में वो मिसयूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में एक पता है एक इमरजेंसी का टाइम मैंने बताया ना, इमरजेंसी जब लग जाती है तो पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में लग जाती है, और इमरजेंसी के लिए एक लूप होल है कॉन्स्टिट्यूशन में, लूप होल ये है, ऐसा लिखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल पा रही है, यानी किसी भी स्टेट में अगर तुम ये प्रूफ कर दो कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चल पा रहा है, मिस गवर्नेंस हो रही है, तो वहां पर प्रेसिडेंट से कह करके प्रेसिडेंट रूल लगवाया जा सकता है, समझ गए। अब मिस गवर्नेंस की तो कोई डेफिनेशन होती नहीं है,
मान लो इन्होंने क्या करा, किसी स्टेट में बस दंगे ही हुए थोड़े से, जैसे वेस्ट बंगाल में अभी टीएमसी वाले बीजेपी वाले खुद ही लड़ गए आपस में, और फिर बीजेपी वाले चिल्लाने लगे कि ये वेस्ट बंगाल में तो गवर्नमेंट अच्छे से चल नहीं पा रही है, प्रेसिडेंट कृपया आप यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो वो तो बच गए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती मोदी जी की, क्योंकि ये अरुणाचल में भी कर चुके, उत्तराखंड में भी कर चुके, अभी ये महाराष्ट्र में भी करने की कोशिश कर रहे थे जब कंगना रनौत दिन रात चिल्लाती थी बीएमसी के खिलाफ, तब भी यही चल रहा था कि किसी तरह प्रेसिडेंट रूल लगते ही क्या होगा, पूरी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगी। अब प्रेसिडेंट खुद तो बैठ के लॉ लिखेगा नहीं, लिखेगा क्या? महाराष्ट्र में कल से ट्रैफिक में 1000 रुपए जुर्माना, खुद तो करेगा नहीं, ये काम देगा वो पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक ही साथ बैठते हैं, जो लोग लॉ बनाते हैं मंत्री भी वही है, सही बात है कि नहीं? जो एमपी है यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही तो मिनिस्टर्स भी है ना। तो एमपीज में सारे एमपी बैठते हैं, उसमें से जो रूलिंग पार्टी होती है उनके पास 2 पोर्टफोलियो होते हैं, लॉ लेजिस्लेचर का भी और गवर्नमेंट चलाने का भी। तो ये सारी दिक्कतों के चलते राइवल पार्टीज एक दूसरे से बदला लेने के लिए मिसयूज करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर स्टेट गवर्नमेंट को उसमें भी अच्छा खासा झटका लगता है। तो किस किस को समझ में आ रहा है कि सेंटर स्टेट रिलेशन में फेडरलिज्म की क्या दिक्कतें हैं? आ गया। एंड मैम हम एक डाउट एग्जांपल दिया है। पूछो। आपने बोला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट के पास रेवेन्यू पहुंचती है, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, मैक्सिमम टैक्सेस होते हैं, तो फिर स्टेट के पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहाँ से होती है स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे जो टैक्स लगेगा स्टेट वसूलेगा। सेंट्रल लिस्ट पे सब्जेक्ट भी तो ज्यादा है, बड़े हैं, टैक्स कोई एक तरीके से थोड़ी ना आता है। जैसे इनकम टैक्स मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जीएसटी उन्हीं के पास जा रहा है। अभी स्टेट अपना पर्सनल टैक्स लगाएगा लिकर के ऊपर कुछ और, तो वो स्टेट ही रखता है, समझ गए? लेकिन कुल मिलाकर के मान लो कि 10 लाख करोड़ रेवेन्यू पूरे कंट्री से मिलता है, 10 लाख करोड़ में नॉर्मली देखोगे तो ऐसा होगा 7 लाख करोड़ सेंटर के पास जा रहा होगा और 3 लाख करोड़ मिलकर के स्टेट्स लोग ले रहे होंगे। तो इतना पैसा सफिशिएंट नहीं है ना स्टेट को चलाने के लिए, समझ गए? अभी ये 7 करोड़ वाले से भी तो देना पड़ेगा। फाइन, जो सेंटर के पास पैसा जाता है सेंटर उसमें से भी स्टेट्स को देता है, क्योंकि सेंटर के पास कोई काम नहीं है, अल्टीमेटली तो स्टेट गवर्नमेंट ही चला रही ना स्टेट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो खुद का कोई स्टेट भी नहीं है क्या? कोई ऐसी जगह है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाना है? नहीं है, सारी रन तो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। एक्चुअल तो उन्हीं के पास है ना सब कुछ रन करना। यूपी वाली गवर्नमेंट यूपी के लिए काम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम ये है कि जिस स्टेट में काम नहीं हो रहा है, जो कॉमन चीजें हैं, सड़कें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नेशनल हाईवेज हो गए, उन सबको विकास करना। टेक्निकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम फंड होना चाहिए, क्योंकि उसके पास काम ही कम है, मेजर काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा होता है, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा काम करती है लेकिन फंड कम होता है उसके पास। फिर जब उसके पास फंड कम होता है तो वो किसी अमीर से साठगांठ कर लेते हैं, माइनिंग वाइनिंग उनको दे देते हैं, उसको हम करप्शन कहते हैं, और उनसे पैसा लेकर के अपना हम चलाते हैं, समझ गए? इस तरह से फिर पॉलिटिशियन, इस तरह से फिर बिजनेसमैन को मौका मिल जाता है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का। फॉर एग्जाम्पल अभी योगी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी बैठे हुए हैं, तो मोदी जी योगी को बराबर पैसा दे रहे हैं कि तुम करो काम यूपी में। भाई काम हर नेता करना चाहता है, पॉइंट ये है कि कौन किससे करवाना चाहता है। अगर यही सेंटर में कांग्रेस बैठी होती तो ये यूपी को पैसा नहीं देते, क्योंकि ये चाहते कि योगी का जो इमेज है वो खराब हो जाए। लेकिन अभी ये दोनों बीजेपी के हैं तो वो पैसा देंगे और यूपी में धड़ाधड़ काम चल रहा है कि इमेज मेंटेन हो जाए और अगले बार भी बीजेपी जीते। फिर क्या होगा? मान लो कि अगली बार कांग्रेस आ गई और योगी का पैसा नहीं देगी, तो योगी के पास क्या ऑप्शन बचा? योगी फोन मिलाएगा अंबानी को, अडानी को, पैसा लाओ मेरे को, अगर अगली बार मैं जीत गया काम करके तो फिर तुमको मालामाल कर दूंगा, 4-5 खदाने तुम्हें दे दूंगा। ऐसा बात करते हैं और फिर आपस में पैसा लेके काम करने जाते हैं, समझ गए? मैम तो मतलब करप्शन का एक रीजन जो है वो ये है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में सेंटर मिसयूज करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। करप्शन का केवल एक ही रीजन है, करप्शन का रीजन है डिसबैलेंस। जब आप एक दूसरे के काम ढंग से नहीं करेंगे तो कोई ना, क्या बोलते हैं वो, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, करेक्ट? अगर पैसे की जरूरत है तो कहीं से तो लाएंगे ना, तो जब नॉर्मल चैनल से नहीं मिलेगा तो लोग बैक चैनल शुरू कर देते हैं। यही रीजन है कि सरकारी लोगों की सैलरी बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में सैलरी इतनी कम है। अगर तुम्हारे बच्चे का खर्चा है 5 लाख रुपए, तुम्हारी सैलरी 5,000 रुपए, क्या करोगे? तुम तो करप्शन ही करना पड़ेगा ना तुमको। तो करप्शन का रीजन ये भी है कि सैलरी कम दी जाती है। यही कुछ चीजें छोटी मोटी। ये बात समझ आ गई क्या प्रॉब्लम है फेडरलिज्म में? तो फेडरलिज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तीसरी सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, यानी कभी कभी
चेंज ऑफ गवर्नमेंट की वजह से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से राइवल पार्टीज आपस में लड़ती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इमरजेंसी के थ्रू, प्रेसिडेंट रूल के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि नहीं? और इससे जो होता है वो बैलेंस खराब होता है फेडरलिज्म का। ठीक है, आगे वाला ये कोलिजन गवर्नमेंट वाला पॉइंट छोड़ देते हैं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। कोलिजन गवर्नमेंट समझ ही रहे होगे, जब कोई भी मेजोरिटी में नहीं आता है तो कोलिजन गवर्नमेंट बनाते हैं ना। कोलिजन गवर्नमेंट में और खिचड़ी बनती है। कोलिजन का मतलब ये है कि जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है तो सरकार तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, जब कोई भी मेजोरिटी में नहीं आती तो 4-5 पार्टी मिलके रूल करती हैं। जब 4-5 पार्टी मिलकर रूल करती है तो उसको कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन मतलब एक्चुअल खिचड़ी हो गई। कोलिजन में फिर लड़ाई होने लगती है कि ये होम मिनिस्ट्री बड़ा पोर्टफोलियो है, फाइनेंस छोटा है, डिफेंस छोटा है, किसको होम मिनिस्ट्री मिलेगा, है कि नहीं, किसको फाइनेंस मिलेगा। तो कोलिजन गवर्नमेंट में 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही होती हैं कि अच्छा वाला पोर्टफोलियो, अच्छी वाली मिनिस्ट्री मुझे दो, ये दो। तो कोलिजन गवर्नमेंट भी होती है फेडरलिज्म में, क्योंकि फेडरलिज्म में स्टेट चैलेंजेस में रट लो, कोलिजन गवर्नमेंट इज आल्सो अ चैलेंज ऑफ फेडरलिज्म। कर लोगे इतना? इसके डिटेल में जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे तब आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी है सिविक्स में, तब ये पॉइंट वहां डिटेल समझ आ जाएगा। अभी क्या है, स्टेट स्प्लिट फॉर मोर पावर, ये देखो उन्होंने कैरिकेचर बनाया हुआ है, ये पावर्स ऑफ स्टेट है। ठीक है, ये स्टेट्स लाइन में लगे हुए हैं और ये इंदिरा गांधी जी का कुछ बनाया हुआ है। ये देखो कितना कितना पावर कटोरे में दे रहे हैं। एक्चुअल तो इनका ही है लेकिन वो दे भी कम रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोशिश करती है, वो पावर ऑफ स्टेट खुद लेके बैठे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। ठीक है, perils ऑफ रनिंग द कोलिजन गवर्नमेंट, ये भी चलो कैरिकेचर से समझ लेते हैं जितना समझ में आएगा। हम ये अटल बिहारी वाजपेयी जी है ना? कहाँ पर? हम आगे कोएलिशन वाले में। अभी देखती हूँ मैं, देखा नहीं मैंने। हाँ हाँ, लग तो रहे हैं। तो कोलिजन गवर्नमेंट, अच्छा कोलिजन गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा वो है, पता है क्या है? अभी शायद मैंने पहले भी बताया हो कि 1 वोट से गिर गई थी सरकार इनकी, बीजेपी वालों की। 1 वोट कम था केवल। ये कोलिजन नहीं था एनडीए का, तो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जैसे यूपीए में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। दो ग्रैंड कोलिजन है इस कंट्री में, एक है यूपीए, एक है एनडीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो यूपीए में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, या अभी क्या पता अब थी, हो गई हो, पहले तो यही थी। ठीक है, अभी सबसे बड़ी पार्टी कौन है मुझे नहीं पता यूपीए में, वैसे कांग्रेस ही है, मजाक की बात अलग है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। तो बीजेपी के काफी वोट थे, बट छोटे छोटे और भी अकाली वकाली दल भी, पंजाब वाले सब मिले हैं एनडीए में। बीजेपी प्लस कुछ 10-12 पार्टी है। तो 1 वोट चाहिए था, 1 वोट से सरकार गिर गई थी अटल जी की। उसी का बदला तो ले रहे हैं मोदी जी। बोल रहे हैं कि बस एक भी स्टेट नहीं छोड़ूंगा मैं जिसमें कांग्रेस रहेगा, कि सब में गायब, किसी में भी नहीं बचेगी। ठीक है, खैर हमारे लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ये कि केवल बीजेपी ही बचे। इट विल बी लाइक हिटलर, अच्छा करा तो अच्छा, वरना हमारे तो ऑल एग्स इन वन बास्केट हो गए। डिक्टेटरशिप ही बन जाएगी मैम, वो रूल चेंज कर देंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पर लड़ देंगे। हाँ, पता लगेगा कि जब तक मोदी जी नहीं मरते तब तक मोदी जी प्रेसिडेंट रहेंगे या प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि यही टाइम इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हुआ था, सारी ऑपोजिशन बर्बाद कर दी थी इंदिरा गांधी ने, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया था। फिर जनता, अगर उस समय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट अगली बार में नहीं आती तो वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया उन्होंने। जितना भी इंदिरा गांधी ने चेंज किया उसमें से काफी सारा पार्ट बहुत ज्यादा डरावना था, उसको अंडू कर दिया अगली वाली गवर्नमेंट ने, समझ गए? यानी उस चेंजेस को वो उन्होंने कम कर दिया। वो कैसे चेंजेस आ सकते हैं? क्या बेटा? मतलब कभी पता नहीं चलेगा कि कैसे चेंजेस आ सकते हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा, पता तो तुरंत चलेगा ना। इंदिरा गांधी एक प्रोविजन लेकर के आई थी कि बिना पार्लियामेंट की परमिशन के भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मतलब ये है कि जिस काम के लिए तुम चुन रहे हो लोगों को हर 5 साल में, उनकी जरूरत नहीं है इस बात को बताने के लिए कि कौन से स्टेट में कब इमरजेंसी लगानी चाहिए। प्रेसिडेंट खुद केवल इमरजेंसी लगा सकता है। और वैसे तो प्रेसिडेंट कभी भी डिक्टेटर बन जाएगा। यस मैम, प्रेसिडेंट कभी भी डिक्टेटर बन जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं। यस मैम, प्रेसिडेंट डिक्टेटर नहीं बन सकता क्योंकि क्लॉज ये था कि प्राइम मिनिस्टर जहां बताएगा वहां इमरजेंसी लगेगी, और प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। कुल मिलाकर के जो इंदिरा गांधी कहेंगी वो होगा, ऐसा था उस अमेंडमेंट में। और इस अमेंडमेंट से लोग इतना डर गए कि फिर अगली बार पावर को काटा गया। क्या काटा गया? कि प्रेसिडेंट बिना कैबिनेट के एडवाइस के नहीं लगा सकता इमरजेंसी। तो आज की डेट में इमरजेंसी लगाने के लिए रिटन एडवाइस चाहिए, किसकी? पूरे कैबिनेट की।
और कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, 10, 12, 15 तो आराम से ही होते हैं। ये रूल बाद में लाया गया जब इंदिरा गांधी ने लूप होल ये क्रिएट किया कि केवल प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि इमरजेंसी कहाँ लगेगी। बहुत बड़ी बात है ये। अगर अमेंडमेंट इंदिरा गांधी बनी रहती 10-12 साल तो वो पूरी कंट्री में 12-15 साल के लिए इमरजेंसी लगा सकती थी। 15 साल में किसी भी स्टेट के पास कोई पावर नहीं होती, फिर वो सारे लॉज बदल देती कि 2 बच्चे करोगे तो जेल हो जाएगी, किसी को फांसी पे लटका दिया जाएगा, कुछ भी कर सकती थी और तुम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल चुका है। क्या हो सकता था वो ना पूछो, क्या नहीं हुआ वो बहुत अच्छी बात है, बच गए। हाँ कॉल आ रहा है, हाँ ठीक है। ये तो और क्या ऐसे अमेंडमेंट्स थे जो इंदिरा गांधी लाई थी? एक अमेंडमेंट तो ये था, दूसरा अमेंडमेंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप जुडिशरी ये बताए कि आपने सही अमेंड किया या गलत। उसका मतलब ये था, मतलब पार्लियामेंट सॉवरेन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज करेंगे उसको चैलेंज नहीं कर सकती जुडिशरी। ये बोल दिया इंदिरा गांधी ने, लिखा था, जुडिशरी ने उसको अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर कर दिया, ये सब नहीं होगा। 73 में उन्होंने केशवानंद भारती केस लाया, उन्होंने बोला कि सब कुछ वो, क्योंकि सब कुछ बदल रही थी, क्या प्रियम्बल में बदल दिया, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड लगा दिया, इंटीग्रिटी लगा दिया, तो एक्स्ट्रा वर्ड है ना भारी भारी, वो बाद में लगाया गया इंदिरा गांधी के टाइम पे। और अगला ये ऐसा लोगों को लग रहा था कि अगला जो वार है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे है। 42 अमेंडमेंट जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, सब कुछ बदल दिया गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट के ऊपर बात आने लगी कि अब ये बोल रहे हैं कि अगले अमेंडमेंट में तो शायद फंडामेंटल राइट्स पर भी डिक्लेयर करेंगे कि ये भी हटाए जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। उस केस में और ये भी बोला गया कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकती है। और ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि अगर तुम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ अगर बदल सकती है तो इसका मतलब है कि मोदी जी कल एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ही लाके दे सकते हैं तुमको, पुराना वाला जला देंगे, बोलेंगे जरूरत ही नहीं इसका, हम सॉवरेन है, हम सब कुछ बदल सकते हैं, तो क्यों ना सब कुछ ही बदल दे, है कि नहीं। अगर ये पावर दे दी जाए पार्लियामेंट को कि सॉवरेन है यानी वो कुछ भी बदल सकती है। सॉवरेन तो हमारी गवर्नमेंट थी तब जब ब्रिटिश हमें छोड़ के गए थे, समझ गए, यानी हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इस दुनिया का ले सकते थे, इतनी पावर थी हमारे पास। अब अगर आज की डेट में गवर्नमेंट सॉवरेन है, इसका मतलब है गवर्नमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ला सकती है, मतलब हमारा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट फेंक सकती है और नया दे सकती है। तो उस केस में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट किया, जो अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको, यानी एक बार अगर कर दिया किसी ने तो जुडिशरी नहीं बताएगी, और जुडिशरी खुद प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये तो चैलेंज है जुडिशरी की पावर को। यानी इंदिरा गांधी जी ये बोल रही हैं जजेस को, हम कुछ भी लिखे इस कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें नहीं बताओगे सही है या गलत। उस केस में जुडिशरी ने सुओ मोटो मतलब खुद से, कहेगा नहीं आपको आकर के सर हमारे साथ गलत हो गया है सही कर दो, जुडिशरी ने खुद से अपने आप ही इस अपील को खुद ही ले ली। सुओ मोटो मतलब जब आप कोई काम खुद से कर लेते हैं। जुडिशरी ने सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन किया और इस चीज को डिक्लेयर किया और उन्होंने सबसे बड़ा जजमेंट दिया हिस्ट्री का। उस जजमेंट में उन्होंने बोला पार्लियामेंट इंडिया में सॉवरेन नहीं है और वो सब कुछ बदल सकती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कभी बदल नहीं सकती, समझ गए। और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर मतलब फंडामेंटल राइट, वो बच गए तुम्हारे, वरना वो भी जा सकते थे, होने को तो बहुत कुछ हो सकता था। तो उसी समय जुडिशरी ने इंटरवीन किया और ऐसा करने के चक्कर में इंदिरा गांधी इतनी ज्यादा चिढ़ गई कि अगली बार उन्होंने जो नेक्स्ट जुडिशरी का जब जज होता था, जज ही नहीं बनाया उसको जिसने ये डिसीजन दे दिया, उस जज को छोड़ के, उसके 3 जज को छोड़ के उसका जो जूनियर था उसको बनाया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, क्योंकि वो ये चाह रही थी कि हमारे हिसाब से काम करेगा, बट जज ने करने से मना कर दिया। तो 3 जजों को छोड़ दिया उन्होंने ऊपर के, क्योंकि पूरी जो जुडिशरी होती है वो एक कलीजियम होता है, वो मिले जुले होते हैं आपस में, वो एक दूसरे के खिलाफ डिसीजन नहीं देते कभी भी। तो 3 सीनियर मोस्ट जज है उनको गवर्नमेंट ने वो कर दिया, साइड हटो तुम हमारे कोई काम नहीं मानते हो। तो उसके 3 बार वाले को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि जुडिशरी ने तुरंत ही उस बात को डिक्लेयर कर दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं चलेगा। और ये भी है कि हम प्रोटेक्टर हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के और हम जो कहेंगे वो करना होगा। कुल मिलाकर के पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है, कुछ भी बनाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन चलेगा तब जब जुडिशरी उसको वैलिड बोलेगी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी लेके आई, 2 चीजें थी कि हम हैं ओरिजिनल इंटरप्रेटर, हम बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, और दूसरा ये कि कोई भी चीज
पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी वो नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट, समझ गए? जो मेन चीजें हैं इंडिया में, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, यूनियन लिस्ट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन। कल को तुम कह दोगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो प्राइम मिनिस्टर बताएगा, प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम ले लेगा वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। ये सारी जो चीजें हैं वो नहीं बदल सकते आप। तो बेसिक स्ट्रक्चर में ये सब उन्होंने लिख दिया, तो बेसिक स्ट्रक्चर को बाकायदा डिफाइन कर दिया। बेसिक स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट सारी चीजें इंक्लूड कर दी जुडिशरी में, जो मेन है। अभी तुम्हें ये चेंज, ट्रैफिक लॉ चेंज करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंदिरा गांधी का ये कंटिन्यू रहता मैम, पूरी कंट्री अनस्टेबल हो जाती मैम, पता चले ब्रिटिशर्स वापस आके कॉलोनी नहीं, तुम पूरी कंट्री अनस्टेबल नहीं होती, बन जाते पीपल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बगल में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, आगे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नक्शे कदम पर ही वो चल रही थी, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा था और इंडिया स्लो रो के बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही है जो इंडिया को आगे ले जा सकती है, और उसके लिए बहुत सारे लॉ में चेंज करना होगा, यानी जमींदारों की जमीनें हड़पनी पड़ेंगी, बहुत सारी ऐसी मेजर चीजें करनी पड़ेंगी, तब होगा। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मेजर तरीके से चेंज कर दिया। Here are two cartoons showing the relationship between the center and the state. Should be the state go with the center or with a begging bowl? How can, ये तुम लोग खुद देख लेना, ठीक है? अब मेरा इसमें से वो है, ठीक है? आगे क्या है? तो ये हमारी दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें चैलेंजेस ऑफ फेडरलिज्म के समझ आ गए हैं क्या? अगला है ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें कुछ नहीं है, ये सब उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या है। तो सेंसस हुआ था तब हमको ये पता चला कि 121 मेजर लैंग्वेज है इंडिया में, उसमें से 22 लैंग्वेज जो हैं जो प्रॉपरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में डाली गई हैं। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई थिंक टोटल 12 पार्ट हैं, और कितने शेड्यूल हैं, लेट मी चेक, आई थिंक शायद 20 हैं। तो एक 8th शेड्यूल है, उसमें ये सारी लैंग्वेजेस को डाला गया है, समझ गए? तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं, ये सब नाम वाम उनके लिखे हुए हैं, शेड्यूल की लैंग्वेजेस पढ़ लो। आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ठीक है? यानी ये लैंग्वेजेस प्रॉपर रिकॉग्नाइज्ड हैं 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अगला है रीड द फॉलोइंग excerpts from an article by noted historian Ramchandra Guha का आर्टिकल है ये। This appeared in the Times of India on November 1. Report of State Organization Commission, ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले चिल्ला चिल्ला के डिमांड कर रहे थे कि हमको चाहिए आंध्र, हमको चाहिए, समझ गए? तो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड बनी थी तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लिए, अब ये बनाना पड़ा था इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, समझ गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया था, यानी स्टेट को वापस से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसकी बाउंड्री को, समझ गए कि नहीं? क्योंकि अलग लोग अलग अलग तरह की डिमांड कर रहे हैं, और this in its own time and own ways also transformed the political and institutional life of the nation. Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom came, new nation would be based on the set of provinces based on the principle of language. जो लोग मांग रहे थे वो ये बोल रहे थे, गांधी जी जब देश आजाद नहीं हुआ था चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि जब नया नेशन बनेगा तो हम ऐसे प्रोविंसेस बनाएंगे जो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे बनेंगे, अल्लाह हमको दो, समझ गए? जो लोग मांग रहे थे ये लैंग्वेज के बेसिस पे, वो इसीलिए मांग रहे थे क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्री इंडिपेंडेंस में ये डिक्लेयर किया था जब हम आजादी हो जाएंगे तो कुछ कुछ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे हम आपको देंगे। तो पार्टीशन पे जब कॉन्सिक्वेंस हुआ उसके बाद लोग मांगने लगे, फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और बाद में लाके उनको दिया गया, ठीक है? अभी ये भी बोल रहे हैं गुहा जी, क्या बोल रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया की यूनिटी को कम कर रहे हैं, अंडरमाइन का मतलब कम करना, अगर ऐसा जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं जिन्होंने स्ट्रेंथ किया है, किसको स्ट्रेंथ किया है? फेडरलिज्म को, है कि नहीं? एक कम्युनिटी के लोग एक साथ रहने लगे, एक दूसरे के राइट्स को अच्छे से समझने लगे, उनको राइट्स मिल गए प्रॉपर, तो स्टेबिलिटी आ गई। वरना क्या पता झगड़ते ही रहते तेलुगु और कन्नड़ा आपस में, है कि नहीं? तो किसी को आगे बढ़ने देता, क्योंकि वो दोनों तो वॉर में थे एक दूसरे के साथ। उसी तरह गुजराती और मराठी बहुत ज्यादा झगड़ रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी ज्यादा रहते थे, नंबर में ज्यादा थे, लेकिन ऊंची ऊंची पोस्ट
महाजनों की, बड़े बड़े व्यापारियों की गुजराती ने ले रखी थी। मराठी गुजराती से चिढ़ते थे, ये इतने रिच हैं और ये हमारा सारा पोस्ट वोस्ट ले गए हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं गुजराती लेकिन रहते हैं महाराष्ट्र में, और ऐसी ऐसी हमारे सारा पोस्ट ले लिया, सारा पैसा ले लिया, हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब हैं। आपस में लड़ते थे, ये लड़ाई चलते ही रहती और इंडिया कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अच्छा किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दिया कि नहीं, कम से कम गुजरात एक अच्छा आजकल वो तो है डेवलप्ड स्टेट टाइप से। महाराष्ट्र का भी अच्छा विकास हो पाया क्योंकि एक लैंग्वेज वाले को दूसरे लैंग्वेज वाले में इजी रहता है साथ में रहना, एक दूसरे से चिढ़ेगा नहीं, जितना गुजराती मराठी से चिढ़ते थे उतना तो नहीं चिढ़ेगा। इसी तरह से टू बी श्योर दीज स्टेट्स आर लैंग्वेज समटाइम्स क्वारल विद वन अनदर, ठीक है, कभी कभी झगड़ते हैं लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके, उसके बाद एक और है, क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट दैट हैज अलाउड इंडिया टू एस्केप व्हाट माइट हैव बीन अ वर्स्ट फेट। अगर नहीं बनाते लिंग्विस्टिक स्टेट तो सही बात है, सही बात है, सिविल वॉर हो सकती थी इंडिया में, क्योंकि लोग जिस तरह से श्री रामुलु जी निपट गए, कितना एडमेंट रहा होगा वो आदमी, सोचो मर गया वो बिना खाना खाए ये कह करके कि हमको आंध्र प्रदेश चाहिए ही चाहिए तेलुगु वालों के लिए। तो लोग कितने ज्यादा इमोशनल है लैंग्वेज को लेकर के। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, कितना बचा है यार ये, 3 pages। 15 मिनट का टाइम है, इसको खत्म करके ही जाना है, कोई और क्लास तो नहीं है, खत्म करो इसको, अब और आगे नहीं बढ़ा सकते, टाइम नहीं है। मैम हाँ मैम मेरी और शिवांगी मैम क्लास है मैम फ्रेंच की। कितने बजे से? मैम 7 तो बहुत 10 मिनट की बात कर रही हूँ। खाना खाना था क्या मैम, खाना खाना था मेरे को। 6:30 बजे? यस जाओ, मैम। जाओ बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, जिनकी क्लास है देखें वो देखें, वॉच द रिकॉर्डिंग, क्लास चलेगी, ठीक है, जिनको रुकना है वो रुक सकते हैं। अगर खाना खाने की प्रॉब्लम है तो मैं नहीं कुछ कह सकती, यू कैन लीव। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये टॉपिक हम ऑलरेडी जानते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। फेडरलिज्म का सबसे बड़ा फीचर यही है ना, ऊपर के स्टेट्स, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सेंट्रल का उल्टा, यानी सेंट्रलाइजेशन का मतलब सारी पावर सेंटर की तरफ आ रही है। ये है स्टेट्स, सारी पावर इनकी कूद कूद के ये सेंटर की तरफ जा रही है, तो सेंटर पूरा पावरफुल हो गया और स्टेट्स हो गए बेचारे भिखारी, वो जो दिखाया गया था पीछे। डिसेंट्रलाइजेशन में उल्टा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर करेगी, करती जाएगी और स्ट्रॉन्ग स्टेट्स कन्वर्ट होंगे, बनेंगे, ठीक है। हमारा पर्पस डिसेंट्रलाइजेशन ही है इंडिया में, ठीक है। He noted above that the federal government have 2 or more tiers of government. Federal government 2 से ज्यादा लेवल की होती है, correct, center, state और local. We have so far discussed 2 tier of government in our country. But a vast country like India cannot be run only through 2 tiers. तो ये basically पंचायती राज की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म का मतलब मिनिमम 2 लेवल है, तो अभी केवल सेंटर और स्टेट होता तब भी फेडरल होता हमारा कंट्री, तो हमने क्यों तीसरा लेवल इंट्रोड्यूस किया? तीसरा लेवल यानी ये इस पे क्वेश्चन बहुत आता है पंचायती राज पे। थर्ड लेवल बेटा हमने 1992 में इंट्रोड्यूस किया है, उसके पीछे एक्चुअल रीजन तो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे, बट इंडिया ने ये विल से नहीं किया है, इनको डंडा मार के जबरदस्ती करवाया गया 1992 में, ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक ने करवाया है, समझ लो। तो लेवल उन्होंने क्या है कि 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी पहले, सेंटर और स्टेट, और उसमें से भी बहुत सारी चीजों में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल करने की कोशिश अपने आप को करता था थ्रू दी प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, गवर्नर के पोस्ट के थ्रू, और लिस्ट में सेंट्रल लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में भी अपनी चलाने हैं। तो धीरे धीरे हमें ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में स्टेट्स हैं वो इतने बड़े हैं, और इंडिया का एक एक स्टेट, यानी यूपी में 20 करोड़ लोग रहते हैं, यूपी का अकेला यूरोप की कम से कम 10 कंट्रीज के बराबर है। इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं तो इनको केवल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी नहीं रन किया जा सकता है, एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए, समझ गए। जैसे जो हमारा यूपी है वो रशिया से भी बड़ा है पॉपुलेशन के टर्म में, यानी रशिया में रहते होंगे 16 करोड़, यूपी में रहते 20 करोड़, तो यूपी का पूरा पॉपुलेशन रशिया से भी ऊपर है, यानी यूपी अपने आप में एक कंट्री है। महाराष्ट्र है वो जर्मनी के बराबर है। तो इतने और इतने बड़े हैं स्टेट्स, और ऊपर से अंदर भी डाइवर्सिटी है, उसमें भी अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, मराठी भी कई तरह के होते हैं, गुजरातीज भी कई तरह के होते हैं। इस तरह की फेडरल गवर्नमेंट स्टेट्स के लेवल यानी केवल 2 लेवल पे भी काम नहीं कर रही थी। तो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे लॉजिक, रैशनल का मतलब लॉजिक ये है, हमें तीसरा थर्ड टियर ऑफ लोकल गवर्नमेंट भी चाहिए अगर हमें ढंग से कंट्री को रन करना है। When power is taken away from the center and state government
and given to the local government, it is called decentralization. ये है definition, अपने कॉपी में लिख लेनी है तुम लोगों को कि decentralization क्या होता है। अभी आज का जो क्लास वर्क की कॉपी में क्या लिखना है, चैलेंजेस ऑफ फेडरलिज्म, वही पढ़ाया है, 4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं चैलेंजेस में, वो लिख लेने हैं, ठीक है। फिर आगे डिसेंट्रलाइजेशन हेडिंग डालनी है और उसमें लिखनी है डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है। बेसिक आइडिया ये है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, जितनी लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम और इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं स्टेट लेवल पर, उनको धीरे धीरे हमें लोकल लेवल पर ही सेटल करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी यूपी में ये पीछे बिसरक गांव है, यहाँ पर हैंडपंप काम नहीं कर रहा है, क्या लगता है चिट्ठी योगी जी को लिखनी चाहिए? नो मैम, बोलो, नहीं कर सकते ना। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को करनी चाहिए। तो बिसरख वाला चिल्लाएगा, मैजिस्ट्रेट को क्यों? लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए वहां पर, गांव का सरपंच है, मुखिया है, गांव का प्रॉब्लम है, गांव वाले को बोलो। तो ये वाली प्रॉब्लम पहले इंडिया में एग्जिस्ट हुई कि जब स्टेट, अभी हर प्रॉब्लम के लिए गांव का कच्चा सड़क नहीं बना है, पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट कब बनवाएगी। तो इस चक्कर में बहुत छोटे छोटे काम नहीं होते थे कंट्रीज में, कच्चा खड़ंजा नहीं बिछ रहा है, कहीं हैंडपंप नहीं लग रहा है, कहीं ट्यूबवेल नहीं लग रहा है, और इस वजह से कंट्री का ग्रोथ रुकता था। तो तीसरे लेवल जो था हमारे लिए मैंडेटरी ही था, ताकि लोकल प्रॉब्लम लोकल ही गवर्नमेंट इशू करे। जैसे तुम्हारे घर का कूड़ा कोई नहीं ले जा रहा है, अभी क्या करेगा? नगर निगम वाले का काम है ये, इसमें योगी जी क्या कर सकते हैं? तो नगर निगम के ऊपर कोई तो म्युनिसिपैलिटी होनी चाहिए ना, जो ये देखे सड़कें क्लीन रहे, वाटर पानी बिजली आता रहे। ये सब छोटी छोटे काम खुद स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसीलिए थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की नीड फील हो रही थी शुरू से ही, लेकिन बना नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि डर रहे थे। कांग्रेस वाले या फिर इन जनरल कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो डरती, और शेयर करने में डर सबको लगता है, सबको लगता है पता नहीं है आगे क्या रिजल्ट होगा इसका, हम कितने पावरफुल बचेंगे कितने नहीं। लेकिन फाइनली हमने इस डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है और फिर सीधे ये लिखना है कि डिसेंट्रलाइजेशन 1992 में किया गया है। क्या किया फिर डिसेंट्रलाइज में? अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑलरेडी 2 ही लेवल को वो बोल के गए, क्या बोल के गए? सेंटर का अपना अलग एग्जिस्टेंस रहेगा, स्टेट्स का अलग एग्जिस्टेंस रहेगा। तो तीसरा लेवल तो हमें खुद अपने मन से इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा उन्होंने। 1992 में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं अमेंड करना। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और उसमें क्या लिखा कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया है कि रेगुलर इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट के लिए भी होंगे, और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दी। यानी हमने ऐसे लिख दिया, आज से इंडिया में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी लगेगी, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट, कि गांव में पंचायती राज और शहरों में म्युनिसिपैलिटी के नाम से जानी जाएगी, ठीक है। और इसके रेगुलर इलेक्शन वैसे ही होंगे जैसे इलेक्शन किसके होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के। लोकल इलेक्शंस भी पंचायत के भी 5 साल में ही होते हैं, वहां पे सरपंच बनता है गांव में, ऐसे ही नगर निगम में कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, ये सब बनते हैं, ठीक है। इनके भी वार्ड इलेक्शन सुना होगा ना कभी, बीएमसी के इलेक्शन सुने होंगे। लोकल इलेक्शन, अर्बन इलेक्शन तो होते ही हैं, लोग खड़े भी होते हैं, पार्षदी का चुनाव कोई लड़ रहा होता है कहीं से, तो इनके भी इलेक्शन रेगुलर होते हैं। इतने ये न्यूज में नहीं रहते क्योंकि इतना पावरफुल बॉडी ये नहीं है, लेकिन रेगुलर इसके वैसे ही इलेक्शन होते हैं जैसे बाकी इलेक्शन इंडिया में होते हैं सेंटर और स्टेट के। इसमें भी सीट्स होती है वो रिजर्व होती है, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसमें सीट्स रिजर्व है। यानी अगर टोटल 10 सीट है तो 10 में 6 सीट तो इन लोगों के रिजर्व रहती है। 1/3 जो सीट्स है वो वीमेन के लिए रिजर्व है। अगर देखा जाए तो ये वाला जो लेवल है थर्ड टियर, ये ज्यादा बेटर है क्योंकि इसमें कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन किया है, वीमेन के लिए भी रिजर्वेशन किया है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, ये स्टेट की विल पर है। देखो अभी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जहां नहीं लिख के गए, इन लोगों की चालाकी देखो, जो चीज वो ऑलरेडी लिख के गए, ये तो स्टेट मर्सी पर, ये सेंटर की मर्सी पर नहीं है, स्टेट उसका अपना एग्जिस्टेंस है, तो वो तो इनके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन थर्ड टियर इन्होंने क्या किया, उसका सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर दिया है। यानी स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से ही चलती है पूरी अर्बन लोकल बॉडी, वो पैसा देगी तभी चलेगा, जब वो इलेक्शन कराएगी तभी होगा, उनको बनाना होगा तो बनाएगी, समझ गए। इस तरह की जो चीजें हैं वो उन्होंने उसके इंडिपेंडेंस इतनी नहीं दी है, तो क्यों देंगे, कोई भी नहीं देगा। ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में होता है जो म्युनिसिपल का इलेक्शन कराता है। कुल मिलाकर के ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट नीड थी हमें, क्योंकि हम पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा है और इसमें फीचर्स भी अच्छे हैं। हमने 1992 में ये इंट्रोड्यूस करी है। थर्ड टियर का इलेक्शन कौन कराता है,
कोई ये नहीं सोचेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका इलेक्शन कराता है, इसका इलेक्शन कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन भी 2 लेवल में है इंडिया में। एक है नॉर्मल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कराता है लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन, जो योगी जी के इलेक्शन और जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं 5 साल में, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। स्टेट इलेक्शन कमीशन का केवल एक काम है, पंचायती राज यानी तीसरे लेवल का इलेक्शन कराना। किसको समझ में आ गया? यस मामा। तो 1992 में ये सब लिखा गया और ये भी लिखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को अपनी कुछ पावर शेयर करनी पड़ेगी, रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा लोकल बॉडी के साथ। ये इनकी विल पर है, लेकिन ये कम से कम ही देते हैं, जितना कम दे सकते हैं। अभी थोड़ी सख्ती इनके ऊपर की जा रही है, लेकिन ये कम से कम ही देते हैं, उतना ज्यादा पावर शेयरिंग इनको अभी नहीं मिला है। यही रीजन है कि पंचायती और म्युनिसिपैलिटी उतना अच्छा काम इतने सालों में कर नहीं पाई, 30 सालों में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो पर्पल लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। कुल मिला के डिसेंट्रलाइजेशन टॉपिक तुमको कर लेना है। डेफिनेशन ये लिखी हुई है, पर्पल वाले पॉइंट्स ये लिखे हुए हैं, इतना लिख लोगे मोर देन सफिशिएंट है। कर लोगे क्या? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अब ये लास्ट पैराग्राफ है। देखो अब क्या होता है इसमें, जो चीजें लिखी हुई वो मैं बता देती हूँ। होता मैम एक कुछ, चीज पूछनी है। हाँ पूछो। मैम अगर एक इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट को एक नया लेवल अपने अंदर इंट्रोड्यूस करना है, जैसे अगर एक स्टेट गवर्नमेंट को लोकल बॉडीज के अंदर अगर पर कॉलोनी एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना है, तो वो अपने लिए इंडिविजुअली कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आप लॉ के थ्रू कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो ये है कि तुमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में वैलिडिटी की है, तुम निकालो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बना दो, कोई बॉडी, इसने मना थोड़ी किया है, बट वो बॉडी तुम्हारी मर्जी पर है, कभी भी बनाओ कभी भी बिगाड़ो, उसका कोई एग्जिस्टेंस बचेगा नहीं फिर, समझे? जो तुम करवाओगे उस बॉडी से वो वही करेगी ना। लेकिन अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो फिर तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। तो ये चीज जो हमने 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, ये हमारे कंट्रोल के बाहर थी, क्योंकि ये काम हमें डंडा मार के करवाया है आईएमएफ ने, समझ गए? लेकिन कितनी पावर देनी है ये चीज हमने इसमें नहीं लिखी, छुपा ली। कितनी फाइनेंशियल पावर देंगे, कितनी पावर शेयर करेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखा है, समझ गए? वरना लिस्ट बन सकती थी, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में जब पावर हुआ है डिवीजन का, तो सेंटर की यूनियन लिस्ट, स्टेट की स्टेट लिस्ट, वैसे ही पंचायती राज की भी तो एक लिस्ट बना सकते थे ना। बट वो नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो विल पर है स्टेट के। कोई स्टेट ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा पावर देगा अपनी लोकल बॉडी को, कोई कम है वो कम अच्छा देगा, वो विल पर, मर्सी पर हो गया एक तरह से। ठीक है, अगला क्या है, लोकल गवर्नमेंट फिर पावर कैसे शेयर होती है? कुछ नहीं होता है, एक गांव है, नीचे से शुरू करते हैं, सेंटर गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट बहुत बार पढ़ लिया। सबसे नीचे जो लोग रहते हैं वो तो या तो शहरों में रहते हैं तो गांव में रहते हैं। अगर वो गांव में रहेंगे तो सरपंच वहां का मैक्सिमम लोकल बॉडी होगा। जितने भी लोग गांव में रहते हैं वो ग्राम सभा का पार्ट होते हैं, यानी सारे मेंबर जो 18 साल से ऊपर के हैं, गांव में रहते हैं, वो सब ग्राम सभा का पार्ट है, समझ गए? तो कोई भी काम होता है विलेज में, सारे ग्राम सभा के लोग उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्राम सभा इज मोर लाइक अ पार्लियामेंट, जैसे सेंट्रल लेवल पे होती है। अब क्या होता है, ग्राम सभा वाले ये सब मिलकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक मेंबर को 5 लोगों को वो इलेक्ट करते हैं, पंचायत जिनको बोलते हैं। 5 लोगों में जो सबसे उनका हेड होता है वो मुखिया, उसको सरपंच बोलते हैं। सरपंच होता है वो गांव का पोस्ट है, ये हाईएस्ट पोस्ट है इस लेवल पे, समझ गए? गांव के लेवल पे। ठीक है, जिस तरह स्टेट में सीएम होता है, शहर में डीएम होता है और कंट्री में पीएम होता है, वैसे गांव में सरपंच होता है। सरपंच के पास सारी पावर आ गई, तो सरपंच के को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट सरपंच को कुछ पैसा वैसा देगी कि तुमको 5 सालों में ये सब ये कम करना है, ये काम तुम्हें कराना है। सरपंच वो सारा काम अपने गांव में कराएगा, सड़कें बनवाएगा, कुएं खुदवाएगा, पार्क बनवाएगा, स्कूल बनवाएगा, ये सब काम सरपंच करेगा। सरपंच क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये ग्राम सभा देखेगी। ठीक है, सिंपल है इनका फंडा। ये वाला पूरा पैराग्राफ लिखा है। लोकल गवर्नमेंट धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जाती है। ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत के ऊपर फिर अर्बन लेवल पे आती है पर पंचायत समिति। ठीक है, ऐसे ही एक गांव में एक ग्राम पंचायत है, दूसरे गांव में दूसरी ग्राम पंचायत है, 10-15 गांव है, तो हर एक गांव में मैक्सिमम लेवल पे ग्राम पंचायत तो सरपंच ही हो सकता है। 5-6 गांव को मिला दो तो एक और बॉडी बनेगी बड़े लेवल की, वो होती है पंचायत समिति। तो 5-6 गांव मिलकर के एक समिति को चूज करेंगे, वो होगी पंचायत समिति। पंचायत समिति को ब्लॉक भी बोलते हैं, ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट होती है।
होंगे, यानी एक ब्लॉक में 10-12 गांव होते हैं, ठीक है। फिर पंचायत समिति के जो ऊपर बॉडी होती है उसका नाम होता है जिला परिषद, ठीक है। और जिला को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट। अब ऊपर से नीचे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में, हम गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में ये जिला गौतम बुद्ध नगर होगा। इस जिला के अंदर कम से कम 8 से 10 पंचायत समिति होंगी, यानी ब्लॉक लेवल होंगे, 8 से 10 ब्लॉक होंगे, 10 या मान लो 15 ब्लॉक भी हो सकते हैं। एक ब्लॉक में कम से कम 10 से 12 गांव होंगे, समझ गए लेवल। ये तुम्हें ब्लॉक्स में बना लेना है, लिख लोगे तो कुछ नहीं है। ब्लॉक में कैसे बनाओगे इसका, ये ब्लॉक लेवल का डायग्राम है। ब्लॉक लेवल का डायग्राम इसका ये है कि ये है, नीचे एक बॉडी है ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा के ऊपर ये बनी है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत 1, ग्राम पंचायत 2, ग्राम पंचायत 3, ऐसे करके 7-8 ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत के ऊपर बनेगी पंचायत समिति, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक पंचायत बोलते हैं इसको। ब्लॉक पंचायत के ऊपर यहाँ पर ऊपर बनेगी जिला परिषद, ठीक है। तो ऐसी एक पंचायत समिति, एक और ये ब्लॉक पंचायत, एक और ब्लॉक पंचायत, और ऐसी बनेगी जिला परिषद। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट हो गई। इसके ऊपर तो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तो सीधे स्टेट ही होता है ना, एक स्टेट में ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, समझ गए। तो इस तरह से डिवीजन किया। अब ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, डिस्ट्रिक्ट आगरा, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके नॉर्मल बन जाएगी स्टेट लेवल गवर्नमेंट, जो योगी जी इसमें बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी थी हमारे पास, समझ गए। तो ये डिस्ट्रिक्ट तक तो हमारे पास पहले से ही था, ये नीचे पंचायत ये सब हमने इंट्रोड्यूस कर दी। गांव में ऐसी है, शहरों वाली म्यूनिसिपैलिटी में अगली बार ग्राफ बना दूंगी इसका, बहुत ज्यादा ही हो रहा है। हो गया। तो तुम लोगों का काम ये है इस वाले लेवल में लिखने के लिए पंचायत में ये डायग्राम बनाना है। 1992 में ये पर्पल वाले जितने पॉइंट्स हैं ये कॉपी में लिखने हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके पीछे लिखना है फेडरलिज्म के चैलेंजेस। कर लोगे? यस मैम। ओके, लोग इसको बना लो, तब तक सामने मैं, ये सारे सेम है, ये ग्राम पंचायत के बगल में जो इतने खाली ब्लॉक है सारे ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समिति में सारे पंचायत है। मैं लेती जा रही हूँ अटेंडेंस, जिसका होता जाएगा, और अगर बन गया है दैट पर्सन कैन लीव। अगला है 10th, ओके। ओजस, ओजस, अदिति, प्रेजेंट मैम। अकुल, प्रेजेंट मैम। हम एक जिला परिषद के अंदर म्युनिसिपैलिटीज भी होती है। हाँ जिला, ये अगर गांव है तो इनके अंदर, यही तो अगली बार मुझे बताना है, अगर ये गांव है तो इसके अंदर म्युनिसिपैलिटी होगी, अगर ये शहर है तो इसके अंदर ब्लॉक, समझ। अगर गांव है तो सॉरी पंचायत तो समिति होगी, अगर शहर है तो म्युनिसिपैलिटी होगी। अभी उसका बनवा देंगे चार्ट, ठीक है। पहले इसको बना लो, शहरों का नहीं, अभी गांव का बनाया है। 3rd टियर ये गांव का बना है, केवल विलेजेस का, रूरल एरियाज, अभी अर्बन एरियाज नहीं बनाया। अकुल नहीं, अनिमेश, प्रेजेंट मैम। अंश, प्रेजेंट मैम। अनुष्क, अनुष्क, अपूर्वा, प्रेजेंट मैम। ओजस में 7 पे प्रेजेंट। अभी आए हो ना तुम ओजस, अभी तो 21 लोग थे। अनिल, प्रेजेंट मैम। अथर्व, प्रेजेंट मैम। ध्रुव, प्रेजेंट मैम। मान्या, प्रेजेंट मैम। मुस्कान, प्रेजेंट मैम। नील, नील, निवेदिता, प्रेजेंट मैम। प्रणम्या, प्रेजेंट मैम। प्रथम, प्रेजेंट मैम। मैम ओजस ने लिखा है कि वो स्टार्टिंग से था। प्रत्युष, हो गया। रिद्धि, प्रेजेंट मैम। शिवांग, प्रेजेंट मैम। श्रेय, श्रेयांश, प्रेजेंट मैम। मैम आपने मेरा नाम लिया। श्रेयांश का लिया है मैंने, श्रेय का, श्रेय प्रेजेंट है मैम क्या? प्रत्युष। हाँ प्रत्युष मैंने लिख लिया। श्रुति, ओके। स्नेहा, प्रेजेंट मैम। उर्वशी,
Present, ma'am. Then Present, ma'am. okay guys, thank you for your support. आज थोड़ी ज्यादा स्ट्रेच हो गई, बट ऐसे ही पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे. जल्दी जल्दी कर लेना इसको, ठीक है? एक बार कंफर्म करना था क्या क्या लिखना है. देखो ये लास्ट वाला जो टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन, इसमें डेफिनेशन लिखनी है, ये पर्पल वाले पॉइंट एनसीईआरटी में लिखना है, और ये डायग्राम बनाना है विलेज लेवल पे, ठीक है? यस तो मैम. ये रूरल एरिया का डायग्राम है, रूरल एरिया 3rd टियर, ठीक है? अर्बन एरिया वाला नेक्स्ट क्लास में मैं मुझे याद दिला देना, बनवा दूंगी. उसका डायग्राम ही बनवाना है. फंक्शनिंग उसकी बिल्कुल वैसी ही है. सबसे नीचे एक बॉडी होती है, ठीक है? वार्ड होता है, उसके ऊपर उसके ऊपर शायद वार्ड कमेटी होती है, फिर म्युनिसिपल कमिश्नर होता है, ठीक है? म्युनिसिपैलिटी या कमिश्नर में से कोई एक चीज होती है. बस ये 3 लेवल उसमें भी होते हैं. हो जाएगा वो तुरंत. अगला Alright, ma'am. और फेडरलिज्म के चैलेंजेस जो आज हमने डिस्कस किए थे, बस वो लिखने हैं, ठीक है? क्योंकि लिस्ट तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Yes, इसमें से ma'am. 4 ही 5 बेसिक बड़े क्वेश्चन बनते हैं, इंडिया के फेडरल फीचर्स. उसके अलावा एक क्वेश्चन तो उधर है, या तो उल्टा पूछ लेंगे कि फेडरलिज्म के क्या चैलेंजेस हैं या क्या फीचर है, और दूसरा ये रूरल ये पंचायत राज वाला. और तो बस 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट. मेनली 2 क्वेश्चंस ही आते हैं. 2 क्या 3 हो गए, क्योंकि पंचायती राज में या अर्बन या रूरल में से कोई एक भी पूछ सकते हैं, दोनों पूछ सकते हैं. तो ये 2 क्वेश्चन बड़े याद रखने हैं, फेडरलिज्म के फीचर्स, चैलेंजेस, और ये जो अभी बता रही हूँ मैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है? ये है बड़े क्वेश्चन. Ma'am. बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, यूनियन कॉन्फ्रेंट लिस्ट क्या होता है, या डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इस सब्जेक्ट के, इस लिस्ट के 2 सब्जेक्ट बताओ, फेडरलिज्म की डेफिनेशन बताओ, इंडिया कौन सा फेडरल कंट्री है, यूनिटरी फीचर बताओ. समझ गए? एक 2 लाइन के आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे उसमें. लेकिन 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन बड़े हैं, यही इंपॉर्टेंट है. चलो